मंच पर उपस्थित श्रीमान जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, सीताराम जी, श्री ओंकार राय जी, शिवेंद्र कुमार सुमन जी, शंकर राव तत्वादी जी, श्री शक्तिधर सुमन जी और इस सभागार में महामना के विचारों को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश से आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के कार्यक्रम में मुझे समय पर आना ही चाहिए था, परंतु हर चीज व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है। खैर, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी के 160वें जन्मदिन पर हम सब आज इस सभागार में एकत्रित आए हैं और यहाँ पर ढेर सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने पंडित मालवीय के जीवन कवन का गहन अध्ययन किया है, उसके सार तत्व को लेकर इसके प्रचार प्रसार और व्यवहारिक जीवन में वो सार तत्व कैसे उपयोग में आए, इसके लिए भी काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं और उनके सामने महामना के बारे में मेरे जैसे व्यक्ति ने बोलना थोड़ा क्षोभजनक भी है। इतने बड़े व्यक्तित्व को, जिन्होंने शायद 100 जन्म के अंदर जो काम हो न पाए ऐसा काम एक ही जन्म के अंदर करने का प्रयास किया, इसको कुछ समय के अंदर शब्दों में सिमटना मैं मानता हूं किसी के लिए भी असंभव है और मेरे लिए तो निश्चित ही असंभव है। इसलिए कहीं पर भी किसी को लगे कि महामना के जीवन के साथ, उनकी करतूतों के साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो मैं पहले ही आप सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, पंडित मदन मोहन मालवीय का मेरी स्कूल में हमें पढ़ाने वाले गुरुजी थे। उन्होंने एक अजीब प्रकार की व्याख्या की थी जो मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा था, सनातन वैदिक धर्म के चलते फिरते विग्रह पंडित मदन मोहन मालवीय। हम सब 5वीं 6वीं कक्षा में हम समझ नहीं पाए थे कि पंडित जी क्या कहते थे, मगर एक क्यूरियोसिटी उन्होंने जरूर जनरेट कर दी थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और तब से पंडित जी के बारे में जानने की इच्छा, जानने का एक प्रकार का दिन प्रतिदिन प्रयास भी बढ़ता गया। जब पंडित जी के पूरे व्यक्तित्व को समझ के साथ समझ में आता गया, तब मालूम पड़ा कि एक ऐसा व्यक्तित्व था जो शायद ही करोड़ों वर्षों में एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद भी, अनेक सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद भी, अनेक सम्राटों जितना यश प्राप्त करने के बाद भी भिक्षुक की तरह रहना और स्वभाव में विनम्रता को मृत्यु पर्यंत बनाए रखना, ये बहुत बड़ा साधु लक्षण है जो पंडित मदन मोहन मालवीय में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे, देशभक्ति और आत्मत्याग की वो प्रतिमूर्ति भी रहे, एक महान शिक्षाविद जिसने शिक्षा के मूल तत्व को जाना और शिक्षा को, इस देश को आज किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है और भविष्य में किस प्रकार की जरूरत पड़ने वाली है, ये दोनों को समझते हुए एक नए प्रकार की शिक्षा पद्धति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाने का, प्रस्तापित करने का उन्होंने प्रयास किया। एक प्रतिभाशाली अधिवक्ता रहे, प्रखर वक्ता रहे, तेजस्वी पत्रकार रहे और ढेर सारे लोगों को
चकाचौंध करने वाली तीव्र बुद्धि प्रतिभा के वो धनी रहे, परंतु विनम्रता कभी उन्होंने नहीं छोड़ी। अनेक पत्रिकाओं के संपादक रहे, अद्भुत संगीत मर्मग्न रहे, गीता के प्रति उनका जो लगाव था उसने उनको इस देश की महान संस्कृति को अमर बनाने के लिए जो योगदान किया उन्होंने। हर की पौड़ी पर आज हम गीता गंगा के अंदर स्नान कर रहे हैं, वो उनके गंगा के प्रति श्रद्धा और गंगा के प्रति लगाव का ही परिणाम है। कथावाचन, कर्मकांड और भिक्षा की पवित्रता से एक विराट संरचना करने वाले वो महान व्यक्तित्व को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़े दुख की बात है और जी भी जलता है जब देश के इतिहास को देखते हैं। आजादी के तुरंत बाद ही पंडित जी को भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, मगर खैर 2014 में उनको जब भारत रत्न मिला तब काफी लोगों ने कहा कि पंडित जी को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं थी, महामना ये उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी जो स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी ने दी थी। और आचार्य विनोबा भावे ने एक बहुत सुंदर तरीके से उनके लिए वर्णन किया था। महामना मालवीय जी की सर्वव्यापी करुणा ने राजा और कंगालों को समान रूप से आलिंगन किया है, इसीलिए गुरुवर ठाकुर ने उनको महामना कहा है। मगर समय के साथ साथ कई ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे देश में भुलाने का प्रयास किया, चाहे सरदार पटेल हो, नेताजी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, जयप्रकाश नारायण हो, महान गोपीनाथ बरदोलाई हो और पंडित मदन मोहन मालवीय हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आगे कोई कुछ भी सोचे, व्यक्तित्व का कर्म अगर महान होता है, इसके विचार अगर महान होते हैं और व्यक्ति स्व का नहीं पर का विचार करता है तो उसके यश को कोई रोक नहीं सकता और रोकने का प्रयास भी करना विफल होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रकार से व्यक्ति नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थी। आजादी की लड़ाई उन्होंने सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं लड़ी, पत्रकार के तौर पर भी लड़ी, वकालत के जरिए भी लड़ी। मातृभाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीयता का एक साथ उद्घोष करने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी पंडित महामना मालवीय थे। और उस वक्त एक ऐसे इकलौते नेता थे, उनको मालूम था अगर मैं मातृभाषा की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात नहीं करूंगा, अगर मैं भारतीयता की बात नहीं करूंगा तो आने वाले दिनों में इस सभी को कहीं न कहीं भुलाने का प्रयास होगा। वो कड़ा विरोध झेलने के बावजूद भी उन्होंने ये तीनों विचारों को छोड़ा नहीं और आज हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डालने का यश अगर किसी को जाता है तो महामना को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गंगा, गाय और हिंदी, ये तीनों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी और इसी के तीनों के लिए उन्होंने संस्थाएं भी बनाई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा बहती रहे, इसके लिए गंगा महासभा की स्थापना की। गौ हत्या के खिलाफ उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर 1886 में धर्म भारत महामंडल की स्थापना की और हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की अवधारणा के तहत 1 मई 1910 में प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की, जिनके पहले अध्यक्ष महामना थे। और आज हम खड़ी बोली हिंदी और देवनागरी लिपि, इसके माध्यम से देश को एक सूत्र में जोड़ने का जो प्रयास देख रहे हैं वो खड़ी
खड़ी बोली हिंदी और देवनागरी लिपि के जनक अगर कोई थे तो पंडित महामना थे। उन्होंने अनेक प्रकार के वक्तव्य ये तीनों विषय पर दिए और एक समाज सुधारक के रूप में, राजनेता के रूप में, सफलतम वकील के रूप में और भारतीय परंपरा के पोषक चिंतक होने के साथ साथ मितभाषी भी थे। और उसी के कारण एक लंबे समय तक अनेक संस्थाओं में, वैचारिक मतभेद रखने वाली संस्थाओं में भी वो एक साथ काम करते हैं। आज के जमाने में जो जर्नलिज्म में काम करते हैं वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू महासभा और कांग्रेस का दोनों का अध्यक्ष एक ही समय रह सकता है। मैं उस समाज की और वो संस्थाओं की उदारता की बात नहीं करता, वो व्यक्तित्व की महानता की बात करता हूं। वो व्यक्ति कितना महान होगा जो कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों का अध्यक्ष एक समय है। ये उनके गुण थे जो उनको प्रासंगिक बनाते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको मैन ऑफ ग्रेट हार्ट कहा, जिसका भारतीयकरण महात्मा गांधी ने महामना के नाम से किया। एक प्रकार से गुरु टैगोर और गांधी जी दोनों ने मिलकर उनको महामना की उपाधि दी और बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। जब अंग्रेजों ने देश के अंदर फूट डालने का प्रयास शुरू किया तब उनको मालूम पड़ गया था कि आज अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में इसमें से विभाजन हो सकता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत मुस्लिमों को अलग मताधिकार देने का जब प्रस्ताव आया तो इसके कड़े से कड़ी आलोचना अगर किसी ने की तो पंडित मदन मोहन मालवीय। असहयोग आंदोलन के साथ तो गांधी जी के साथ रहे, पर जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया तब पंडित जी ने इसका विरोध किया कि खिलाफत आंदोलन इस देश में नहीं हो सकता और खिलाफत आंदोलन आगे वाले दिनों में देश का विभाजन का बीज बोएगा। और ऐसा हुआ भी। और इसी के कारण उनको कांग्रेस से मतभेद भी सहने पड़े, मगर वो अपनी जगह पे बने रहे। मालवीय जी ने आने वाले खतरे को ढंग से भांप लिया था। देश के नवनिर्माण में सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं थी, अंग्रेजियत से भी छुटकारा पाने की जरूरत थी। इस बात को उन्होंने भली भांति समझा। भारतीय शिक्षा के नए केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे जो हमारी सालों पुरानी चिर पुरातन शिक्षा पद्धति और संस्कृति के प्रति सम्मान और गौरव तो रखते हो, परंतु आधुनिक शिक्षा की भी सभी जरूरियातों को संपन्न करते हो। इस प्रकार के शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारतीय मनीषा को रेखांकित करने वाले सारे बड़े नाम इस शिक्षा केंद्र के साथ जोड़ने का उन्होंने अहर्निश प्रयास किया। अगर मालवीय जी में इतनी विनम्रता न होती तो इतने सारे बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े व्यक्तियों को वो बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ नहीं जोड़ पाते। मैं कुछ जरूर बताना चाहूंगा। संगीत में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को जोड़ा, विज्ञान में प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर को, साहित्य में रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास को या हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, आयुर्वेद में पंडित सत्यनारायण शास्त्री हो, अपने अपने क्षेत्र के सभी शिखर पुरुषों को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। विश्वासत्र बुद्धे जी ने बताया कि इन्होंने आइंस्टाइन को भी जोड़ने का प्रयास किया था, मगर सब कुछ नियति किसी को भी सफलता नहीं देती है। परंतु उस जमाने में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय को एक प्रकार से भारतीयता का प्रखर प्रवक्ता स्थान बनाने का काम उन्होंने किया। 1919 में स्थापित बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज बैंको भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा का पहला आधार संस्थान बना। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, मैं कुछ दिन बीएचयू में रहा, मतलब पढ़ाई लिखाई के नहीं, वैसे ही रहा हूं।
एक कालखंड मेरे जीवन में भी आया था कि 2.5 साल तक मुझे गुजरात नहीं जाना था, तो मैं भी देश भर के कई तीर्थ स्थानों का दौरा कर रहा था। बनारस गया, रहना कहाँ समस्या थी, तो BHU गेस्ट हाउस में रहा था। बैंकों को आज भी आप जाकर देखिए, मैं कहता हूं कि सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग की शिक्षा अगर आज भी कहीं मिल सकती है तो बनारस हिंदू स्कूल। एक व्यक्ति ने एक ऐसी संस्था बनाई जिनके जाने के बाद भी इतने सालों तक उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलती है। इस रास्ते से हटाने के बहुत प्रयास हुए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, परंतु इसका चरित्र ही ऐसा निर्माण हो गया कि प्रयास करने वाले विफल हो गए, वो परंपरा है जस की तस रहती है। और आज भी वो उसी प्रकार से गौरव के साथ चलता है। मैं मानता हूं कि आजादी की लड़ाई में शामिल होने से बड़ा देश के लिए महामना का योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा को लाना, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अगर आज गंगा न होती तो हम अविरल गंगा की कल्पना ही नहीं कर सकते। ढेर सारा संघर्ष किया था, अनेक राजों रजवाड़ों को उसके साथ उन्होंने जोड़ा था और अंग्रेजों को झुकाने का काम किया था। और आज हम सब अपनी श्रद्धा का निर्वहन, मां गंगा का प्रति हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति वो ही जगह पे जाकर करते हैं जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। 1915 में वीर सावरकर और लाला लजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू महासभा बनाई। गांधी जी से असहमति के बाद 1931 में दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में असहमति होने के बावजूद भी दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नाते मालवीय जी ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। ये दोनों व्यक्तित्व को कितने बड़े थे, मतभेद कोई छोटे नहीं थे, मगर जब सवाल देश के हित का था तो दोनों ने मिलकर गोलमेज परिषद के अंदर देश के हितों की रक्षा के लिए नेगोशिएशन करने का तय किया। वो बताता है कि दोनों कितने बड़े मन के लोग थे जो एकत्रित आकर भारत के भविष्य के लिए अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए गए। जिस कांग्रेस के वो 4 बार अध्यक्ष बने, और शायद उस जमाने में रिकॉर्ड था क्योंकि अध्यक्ष पद परिवर्तित होता रहता था। मालवीय जी 4 बार बने थे और उन्होंने वहां पर भी भारतीयता लाने का प्रयास किया। कांग्रेस के जवाब में एक जमाने में क्राउन की समृद्धि के गीत गाए जाते थे, वहां मंगलाचरण की शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय ने, वंदे मातरम की शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। और जब 1909 से 1932 तक वो 4 बार अध्यक्ष चुने गए और जब उनको लगा कि यह बहुत समझौतावादी संस्था बनती जा रही है, तब उन्होंने हिंदू महासभा में भी शामिल हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष तो उसके बाद में भी एक बार चले गए। यहाँ बात हुई कि पंडित जी बहुत बड़े वकील भी थे, वकीलात करते नहीं थे परंतु बहुत बड़े वकील थे। उनकी तर्क शक्ति और उनकी विद्वता दोनों उनको बहुत अच्छा वकील के रूप में प्रस्तावित किया था। जब चौरी चौरा कांड के सभी आरोपियों को ऐसा लगता था कि फांसी हो जाएगी, फांसी सुनाई भी दी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनका केस लड़ा और सबको फांसी की सजा से बचाने का काम किया था। तब उसी न्यायालय में ही न्यायाधीश ने पोडियम पर खड़े होकर मालवीय जी का अभिवादन किया था, इनकी विद्वता का सम्मान किया था। ऐसी घटनाएं बहुत रेयर केस में बनती हैं। पंडित मदन मोहन जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाओं के ज्ञाता थे। धारा प्रवाह भाषण तीनों भाषाओं में दे सकते थे। उन्होंने मकरंद उपनाम से कविताएं भी लिखी थी और खूब छपी भी थी। उनकी कथनी और करनी में कभी भी अंतर नहीं था। विनम्र भाव के साथ जो बोलते थे वो ही करने का वो प्रयास करते थे। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भिक्षाटन का जब ऐलान किया तब सबसे पहला चंदा कुंदन देवी जी के
गहने बेचकर अपने घर से उन्होंने शुरुआत करी थी। बाद में पूरे भारतवर्ष में चंदा उठाने के लिए गए थे। बीएचयू की जमीन काशी के महाराजा से लेने की बात हो या हैदराबाद के निजाम के पास से चंदा निकलवाने की बात हो, ये घटनाएं सभी लोग जानते हैं। और कैसी परिस्थिति खड़ी करी होगी जब हैदराबाद के निजाम की जूती की नीलामी करने के लिए हैदराबाद के बाजार में पंडित जी खड़े हुए होंगे और शर्म के मारे हैदराबाद निजाम ने दान देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जब आग्रह से जन कल्याण के लिए अपने सम्मान की चिंता करे बगैर निकलता है तो कितनी दृढ़ता, कितनी प्रतिबद्धता उसमें उत्पन्न होती है और ये दृढ़ता और प्रतिबद्धता किस प्रकार के परिणाम लाती है, इसका एक उदाहरण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जहां तक सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि उनकी जीवन की सभी उपलब्धियों में सबसे बड़ी कोई उपलब्धि थी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही सदियों तक एक विचार को, एक तत्व को, एक नए प्राण देने का काम किया। स्वधर्म, स्वभाषा, भारतीय संस्कृति और स्वराज, इस चारों चीजों को शिक्षा के साथ कुछ बोले बगैर बुनना और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से युक्त युवाओं को बाहर निकालकर देश के पुनः निर्माण के अंदर लगाना, ये उद्देश्य अपने आप में इतने अंतर्विरोध रखता था कि इसको जमीन पर उतारना, ये कल्पना को व्यवहारिकता में लाना बहुत बड़ा कठिन था। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि महामना जरूर समन्वयवादी व्यक्ति होंगे, वरना स्वधर्म, स्वभाषा, भारतीय संस्कृति और स्वराज, ये चारों उद्देश्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को भी विद्यार्थियों को पढ़ाना बड़ा अपने आप में अंतर्विरोध वाली उस जमाने में बात हुई। खैर आज तो नहीं हो सकती, परंतु उस जमाने में बहुत बड़ी अंतर्विरोध वाली बात थी, मगर उन्होंने जमीन पर उतारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प 1906 में लिया और आधारशिला 1916 में रखी। तब से लेकर आज तक हम सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के योगदान को जानते हैं। एक छोटी सी घटना समाज सुधारक के रूप में भी हमने जानने जैसी। एक कहीं बिहार में कोई कार्यक्रम में बाबू जगजीवन राम जी के हाथ से महामना का सम्मान किया गया। वहां जगजीवन राम जी को उन्होंने सुना, तुमको लगा कि ये दलित छात्र में तेजस्विता है, उसको पढ़ने के लिए वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ले आए। पंडित जी ले आए थे, उनका एडमिशन भी हो गया, हॉस्टल में रहने लगे, मगर वो दलित थे, इसलिए जगजीवन राम जी के बर्तन साफ करने के लिए वहां कर्मचारियों ने ना बोल दिया, नौकरी जाएगी तो जाएगी, परंतु हमें ये बर्तन को साफ नहीं करेंगे क्योंकि ये दलित लड़का है। बड़ी विपदा आ गई। जगजीवन राम भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते थे और काफी लोगों को लगता था कि अब जिन कर्मचारियों ने ना बुलाए उन पर कठोर कदम उठाया जाएगा, मगर पंडित जी ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा आज से जगजीवन राम मेरे कमरे में रहेंगे और उनके बर्तन मैं साफ कर दूंगा, किसी को साफ करूंगा। तुरंत ही जगजीवन राम जी ने कहा कि पंडित जी मेरे बर्तन मैं साफ करूंगा। यहाँ अपमान का सवाल था, वहां समानता आपने मुझे आपके कमरे में रखकर दे दी है। खुद के बर्तन साफ करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बाबूजी वहां पढ़े भी और जीवन पर्यंत देश की सेवा करते रहे। इस प्रकार से ढेर सारे समाज सुधारकों एक शब्द का भाषण दिए बगैर पंडित जी ने जमीन पर उतारने का काम किया। उस जमाने में अस्पृश्यता के लिए कोई भाषण करे बगैर एक ऐसा संदेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को और प्राध्यापकों को और कर्मचारियों को दे दिया कि हिंदू समाज पर अस्पृश्यता से बड़ा कोई धब्बा हो नहीं सकता, अस्पृश्यता शास्त्र सम्मत नहीं। जब पंडित जी ने कहा तो देश भर में इस बात को बहुत बहुत मान्यता भी मिली और इसका प्रचार भी बहुत हुआ। और मैं मानता हूं
कि इस प्रकार से ही उन्होंने काशी विश्वविद्यालय का सिंचन किया। 2 दशकों तक कुलपति रहे, मृत्यु तक जुड़े रहे और कई सारी परंपराओं को, नई नई विधाओं को और नए नए प्रकार के शिक्षा के प्रयोगों को न केवल भारत, विदेश से आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीयता को पढ़ाने की व्यवस्था भी वहां पर भी की गई। और मैं मानता हूं मित्रों कि आज जो नई शिक्षा नीति आई है, कोई भी शिक्षाविद अगर इसका अध्ययन करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पंडित मालवीय के विचारों को ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आगे बढ़ाने वाली है। नई शिक्षा नीति के अंदर मालवीय जी के द्वारा शुरू की राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा का भारतीकरण और हमारी भाषा में शिक्षा, ये तीनों विषय पर बल दिया गया। शिक्षा में आधुनिकता तो हो, विश्व भर में जहां जहां शिक्षा में नए बदलाव हुए हैं वो हमारे विद्यार्थियों ने सीखने पड़ेंगे, पर हमारे भारतीयता छोड़े बगैर, हमारी भाषा छोड़े बगैर ये सारे बदलाव आत्मसात किए जा सकते हैं। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप देश के सामने मोदी जी ने रखा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा, ये तीनों बिंदुओं पर बल देने का काम किया गया है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे शिक्षाविद इसको समझ भी रहे हैं, समझना भी चाहते हैं, मगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसका मूल देखने के लिए कहीं न कहीं पंडित जी को पढ़ना पड़ेगा, पंडित जी को समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य है, नई शिक्षा नीति में वर्तमान उभरती जरूरियातों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान, कौशल और योग्यता के आधार पर एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया है, परंतु इसके साथ साथ हमारी भाषाओं को और भारतीयता को भी प्राधान्य दिया है। इस नीति से मुझे विश्वास है कि देश में शोधकर्ताओं की और पेशेवरों की एक फौज तैयार होगी, जो अपनी भाषा में तैयार होकर विश्व के अंदर, विश्व के प्लेटफॉर्म पर गौरव के साथ भारत का पक्ष रखने के लिए तैयार होगी और भारत नॉलेज सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, महामना के शब्दों में जैसे एक लालटेन अंधेरे में हमारे रास्ते को रोशन करती है, गीता हमें हमारे कर्तव्यों और ज्ञान के लिए प्रबुद्ध करती है। ये सारी चीजों का मूल उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में से और विशेषकर गीता से लिया था और उनके लिए एक बहुत अच्छी उपाधि प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर S.K. मैत्रा ने दी थी। उनको प्रैक्टिकल वेदांती की उपाधि देने का काम प्रोफेसर मैत्रा ने किया। प्रैक्टिकल वेदांती अपने आप में शब्द बहुत विचित्र लगता है, मगर वेदांत के आधार पर जीना और समाज से कट ऑफ हुए बगैर समाज के बीच में रहते हुए वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना, इसी को प्रैक्टिकल वेदांती कहते हैं। और मैं मानता हूं पंडित जी ने अपने जीवन में इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करा था। वो छात्रों को कहते थे, कड़ी मेहनत करो और अपने शुद्ध आदर्शों को कभी मत भूलो, शास्त्रों और भुजाओं दोनों का ज्ञान प्राप्त करो और बौद्धिक और शारीरिक दोनों कौशल को प्राप्त करो। इस प्रकार से उन्होंने युवाओं का अपने रास्ता प्रशस्त किया था। हिंदी के लिए पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान था और जो लोग हिंदी के आंदोलन के साथ जुड़े, सबको मेरा विनम्र निवेदन कि हिंदी को किस प्रकार से लोकभोग्य बनाना, किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, अगर ये जानना है तो उस जमाने में हिंदी को प्रैक्टिकली किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, उसका पंडित जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या किया है। उन्होंने कहा है, हिंदू संस्कृत की पुत्री है, सभी भारतीय भाषा आपस में बहनें हैं और हिंदी उनमें सबसे बड़ी है। मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हिंदी को संस्कृत प्रचुर बनाकर संस्कृत के शब्दों का बोझ उस पर न डालिए, फारसी के शब्दों का बोझ भी उस पर न डालिए,
निर्माता के रूप में पूरा देश विकास करे, इस प्रकार से हमें इसका विकास करना पड़ेगा। और उन्होंने, मैं कोट एंड कोट में कहता हूं, उसे मतलब हिंदी को फारसी अरबी के बड़े बड़े शब्दों से लादना जैसे बुरा है, वैसे ही अकारण संस्कृत शब्दों से गूंथना भी अच्छा नहीं है। हिंदी को अपने तरीके से फलने फूलने देना चाहिए। अगर ये बात को हम समझते हैं तो मैं मानता हूं आने वाले दिनों में हिंदी का जो आंदोलन है वो मजबूती के साथ आगे चलेगा। स्वदेशी के लिए भी उन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में रखे, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। परंतु आज इस सभागार में जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आजादी का अमृत महोत्सव, हमारी आजादी को 75 साल हो गए। कई लोग कहते हैं पहले किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया, ये करते तो आज यहाँ होते, वो करते तो। जिसने जो किया या ना कि नहीं किया, हमारे पास तो समय है, हमारा पूरा जीवन अभी जाना बाकी, हम क्या कर सकते हैं? आजादी के अमृत महोत्सव के समय हमने ये संकल्प करना है कि आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब भारत कहां खड़ा होगा। और ये 25 साल जो है, ये 25 साल आजादी का अमृतकाल है। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया कि 25 साल को आजादी का अमृतकाल मानकर हर 130 करोड़ की हमारी आबादी, हर भारतीय एक लक्ष्य तय करे कि 25 साल के बाद जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी, देश कहां खड़ा होगा। और मैं मानता हूं कि सभागार में जो लोग हैं वो सबको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय की कल्पना का भारत बनाने के लिए हम सब ने जीवन में कोई न कोई छोटा एक लक्ष्य निश्चित कर इस सभागार से यहां से जाना चाहिए। अगर ये हम करते हैं तो इतने बड़े विचारक का, इतने बड़े कर्मयोगी का, इतने बड़े ज्ञानी का और इतने बड़े देशभक्त व्यक्ति के जीवन का देश को जिस प्रकार से फायदा होना चाहिए वो हम कराने में सक्षम होंगे। पंडित जी के विचारों का भारत बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी व्याख्या मैं करना नहीं चाहता। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने एक बहुत बड़ा वाक्य कहा था। वे जानते थे, मतलब पंडित जी जानते थे, सनातन धर्म और हिंदू जाति की रक्षा और समृद्धि से ही विश्व में मानवता की रक्षा हो सकती है। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना स्वधर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं और आधुनिक शिक्षा का मेल मिलाप करने के लिए थी। मगर भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम देना, वो इसलिए नहीं था कि वो हमारी अपनी है, वो इसलिए था कि भारतीय संस्कृति में और हमारे मूल चिंतन के अंदर ही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान पड़ा है। तो विश्व कल्याण के लिए भी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाना, और उसी दृष्टि से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। मैं मानता हूं कि बीच में बहुत सारे प्रयास हुए हैं पंडित जी को बुलाने के। पंडित जी को भारत रत्न भी दिया है और पंडित जी के विचारों को एक व्यापक स्वीकृति जनमानस में मिलती हुई मैं तो कम से कम देख रहा हूं। मुझे आशा है कि उनकी कल्पना का भारत बनाने के लिए हम सब पुरुषार्थ करेंगे और हम सब संकल्पबद्ध ही होंगे। मुझे यहाँ बुलाकर पंडित जी के जीवन पर 2 बातें करने का अवसर दिया। उनके विचार के तत्वों पर बात करने का ना मेरी क्षमता है, ना समय है, ना करना चाहता था, परंतु उनके जीवन पर बात करने का मुझे जो थोड़ा मौका दिया, इसलिए मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।